सबसे पहले ये जानना है कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स मोटा मोटा वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिसका वर्क डन निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं, डिस्टेंस नहीं यूज़ करते। जैसे स्प्रिंग फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे फोर्स कंजर्वेटिव है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट अ फोर्स लाइक स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जब आप वर्क करते हैं तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है, ठीक। और जब एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं तो सारी पोटेंशियल एनर्जी वर्क जो है हमें वापस मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी लॉस होकर वापस मिल जाता है। जहाँ भी ये चमत्कार होता है उस टाइप के फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। द वर्क डन बाई विच इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट नॉट ऑन डिस्टेंस। इफ एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेज द वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब हम उसको रिलीज करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन। आगे बात समझ में कि जब हम एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम केवल एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं? क्या एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी संभव है भी? फोर्स लगने के लिए कम से कम कितने चार्जेस होने चाहिए? 2 तो होने चाहिए ना। एक सिंगल चार्ज तो अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आप डिफाइन करते हैं वो कम से कम 2 चार्जेस का एक सिस्टम होना चाहिए जिसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक। बोलचाल की भाषा में हम कहेंगे कि हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें दूसरे चार्ज का जिक्र आएगा। बिना दूसरे चार्ज के जिक्र के पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाली जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाला जा रहा है एक चार्ज स्मॉल क्यू का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज स्मॉल क्यू एट अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ड्यू टू एनी अदर चार्ज और चार्ज कन्फिगरेशन। तो इसको लाया गया है कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पी तक, दूसरे चार्ज के प्रेजेंस में या दूसरे चार्जेस के प्रेजेंस में। और इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करना होगा हमें, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट स्लोली, ठीक है। दैट पॉइंट स्लोली विदाउट एनी एक्सेलरेशन। आ रही है बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इस चार्ज को ला रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो जब ले आएंगे यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो इस पर किधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का? रिपल्सिव लगेगा ना, राइट साइड में ना। और हम चाहते हैं कि हम इसको धकिया के यहाँ तक ले आएं, वो भी स्लोली बिना किसी एक्सेलरेशन। तो हमारा फोर्स किधर होना होगा? फिर लेफ्ट में होना होगा। अब हमारा फोर्स भी लेफ्ट में और हम डिस्प्लेस भी कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, इन्फिनिटी से पी तक ले जा रहे हैं। तो हमारे फोर्स का जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। वह वर्क डन इन्फिनिटी से पी तक जो हमने किया इस चार्ज को स्लोली लाने के लिए, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। आ गई बात समझ में? उसी वर्क डन को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये हिल गया हमारा, अब सही है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो अब मान लो हम R से P तक ले जा रहे हैं, तो हमारा वर्क डन जो होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, क्योंकि हम सामने ले जा रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो हम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी हम चेंज कर नहीं रही है, हम लिख दिया है कि हम स्लोली लेके जा रहे हैं बिना किसी एक्सेलरेशन। तो हमारे वर्क से क्या बढ़ रही होगी? ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। हमने कंजर्वेटिव फोर्स के डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि जब हम वर्क करते हैं अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क करते हैं, जैसे पेन गिरा हुआ है, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो हमारा फोर्स ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, हमारा फोर्स ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। तो क्या बढ़ रहा है इसका? देखो ऊपर जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, यही आपका R पॉइंट अगर इन्फिनिटी हो जाए और P पॉइंट हो जाए तो हम कहेंगे ये वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी एट P के बराबर होगा। तो हम कहते हैं कि इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं P पे, बट इनफैक्ट हम सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं विच आर सेपरेटेड बाई दिस डिस्टेंस। आ रही बात समझ में?
सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज लिखते जरूर है, लेकिन उसका मतलब नहीं होता। उसका मतलब यही होता है कि दूसरे के फील्ड के प्रेजेंस में रखा हुआ तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट P का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज Q ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विथ अदर चार्जेस नियर बाई चार्जेस। आ रही बात समझ में? ये पॉजिटिव सोर्स रखा हुआ है, इन्फिनिटी से P तक पॉजिटिव चार्ज को रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा राइट की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा, और मतलब हमको उल्टा लगाना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? P से कि इन्फिनिटी से P की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट की तरफ है। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन क्या हुआ? नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। अब इसमें देखो नेगेटिव सोर्स, एक्सटर्नल नेगेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन पॉजिटिव है, हाँ जी, सही है। उल्टा हो गया, फिर से पॉजिटिव चार्ज लेकिन P से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा यहाँ पे? तो P से इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो इसका मतलब राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। फोर्सेस तो ठीक दिखे हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या होगा? सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना। एक्सटर्नल वर्क का जो नेगेटिव हो गया वर्क डन, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगी। एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है उसी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है इट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल माइनस U इनिशियल। आ रही बात समझ में? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा तो फिर वो भी पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल्टा U पॉजिटिव होगा। डेल्टा U पॉजिटिव का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा, डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा, डेल्टा U भी नेगेटिव होगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो हुआ तो इसका भी जीरो, तो उस केस में डेल्टा U जो हो जाएगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। आ रही है बात समझ में? ठीक सर। तो इन तीनों केसेस में इस पॉइंट पे एक्सटर्नल वर्क पॉजिटिव था, तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि हमारा U इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा, यहाँ हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज करेगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। एक्सटर्नल वर्क डन क्या है? हम किधर ले जा रहे हैं? P से इन्फिनिटी ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, एक्सटर्नल फोर्स इधर, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव। अब इसको बिना मैथमेटिकली सोचने का भी रास्ता है। दुनिया का कोई भी सिस्टम खुद से हमेशा हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है। रिलेंटलेसली कॉल करते हैं। So let's say for example there is a positive charge and negative charge and they are separated and we are asked कि बताओ पोटेंशियल जी बढ़ रही कि घट रही। तो एक काम करो, इनको छोड़ दो। छोड़ोगे तो किधर जाएंगे? अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब नज़दीक आना इज द लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। अगर नज़दीक आते हैं तो पोटेंशियल कम होती है, तो हम किधर ले जा रहे हैं? दूर ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ रही है। अगर ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? रिपेल करेंगे। तो मतलब लार्ज डिस्टेंस पर कम पोटेंशियल एनर्जी है इस बार। तो अगर हम इनको सामने लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। जो खुद से होगा उसके विरुद्ध काम अगर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे। जो स्वयं होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाले स्टेट।
तो बिना किसी मैथमेटिकल वर्क डन के हम साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं। अब चूंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स भी उससे समझ सकते हैं और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी समझ सकते हैं। ज़्यादा हो गया, तो अब हम पढ़ेंगे फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फिर पॉइंट चार्ज प्लेस नियर अदर पॉइंट चार्ज। मतलब बेसिकली हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। क्या है इस सिस्टम में? दो चार्जेस है, प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। प्लस क्यू और प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? आर। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे। अब परिभाषा के अनुसार इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो भाई सोचिए, पहले जब कोई नहीं था तो इस क्यू चार्ज को लाया गया, तो इसमें तो कोई वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि इस पर फोर्स लगाने वाला कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था ही नहीं इस समय। तो हम लाए होंगे तो हमको कोई किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा। चलिए, ये आके यथावत स्थापित हो गया वो पे। अब हम इस चार्ज को लेके आ रहे हैं कहाँ से? इन्फिनिटी से पी तक लेके आ रहे हैं। इसमें जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा वही पोटेंशियल जी होगी सिस्टम की। तो इसके लिए हमने क्या किया? पहले इसको एक जनरल एक्स डिस्टेंस पे मान लिया। अभी ये चार्ज एक्स डिस्टेंस पे दिखाया गया है। तो एक्स डिस्टेंस पे जब ये था तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव लग रहा था राइट की तरफ, और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ऑब्वियसली लेफ्ट की तरफ, क्योंकि हमें मेंटेन करना है इसका एक्सेलरेशन कितना? 0, क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए वाइल ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे इसको लेके जाना है वहाँ तक लाने में इसका क्या चेंज नहीं होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों फोर्सेस को बराबर होना होगा। सही है। अब थोड़ा सा और dx डिस्प्लेसमेंट हम कराएंगे तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमारा वर्क डन कितना होगा? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पॉइंट पे इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हम एक्सेलरेशन को क्या मेंटेन कर रहे हैं? 0। अब फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx में हमारा फोर्स का वर्क डन कितना होगा? तो पहले हमें लिखना होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? उसके बाद हमें लिखना होगा जो dx डिस्प्लेसमेंट हमने कराया वो डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद लिखना होगा हमें cos 0, क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखिए और फोर्स का डायरेक्शन देखिए, दोनों का डायरेक्शन क्या है बताइए? सेम। तो cos 0 लिखा, लेकिन ये माइनस साइन यहाँ क्या कर रहा है? वाई इज दिस माइनस साइन पुट हियर इन द इक्वेशन? इट इज बिकॉज एक्स इज डिक्रीजिंग। माइनस साइन इसलिए डाला है क्योंकि x क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो dx को क्या लिखना होगा? नेगेटिव लिखना है। फिर हमने एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड डाल दी यहाँ पे। एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड है KQ/x², वो डाल दिया हमने। पहले हमने dw निकाला है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया हमने कहाँ से कहाँ तक? R1 पोजीशन से R2 पोजीशन तक। अभी हम इन्फिनिटी से 0 नहीं करेंगे, अभी हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? R1 पोजीशन से R2 पोजीशन तक। आ रही है बात समझ में? R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक करेंगे। दो डेरिवेशन एक साथ हो जाएंगे फिर हमारे, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो R1 से R2 तक करेंगे तो x⁻² का इंटीग्रेशन होगा x⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक है? अरे कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। यहाँ -1 है और यहाँ माइनस है, दोनों मिल के प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/x आ जाएगा। अब इसमें हम लिमिट डालेंगे तो ये आ गया 1/R2 - 1/R1। अब लिखेंगे कि अगर R1 इन्फिनिटी हो और R2 R हो। R1 क्या था पहले? इन्फिनिटी से ला रहे थे, और R2 क्या है? R। तो ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए? KQQ/R2। यही आपका वर्क डन हुआ और यही आपका पोटेंशियल एनर्जी हुआ जब आप इन्फिनिटी से वहाँ तक ला रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी हुई है कि इसमें जो चार्जेस होंगे उनको साइन के साथ पुट करना है। जो चार्जेस पुट करना है वो साइन के साथ पुट करना है। आ रही है बात समझ में? इसका यूनिट जूल होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। साइन के साथ पुट करने से ही आपका साइन करेक्ट आएगा वर्क डन का और पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन हुआ होगा वो हमारे वर्क डन के ठीक ऑपोजिट हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बन रहा था 180 डिग्री, हमारा बन रहा था 0 डिग्री। देखिए डायग्राम। So what is the work done by electrostatic force for the same displacement? Is -KQQ/R। अब मान लीजिए यहाँ नेगेटिव सोर्स होता और पॉजिटिव सोर्स को लेके आते तो सेम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, बस Q को नेगेटिव लिखेंगे, इसको पॉजिटिव लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। बात समझ में आ गई? इसको लिखिए और जहाँ पे प्रॉब्लम होगा बताइएगा मेरे को।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह डिफाइन किया जाता है। जैसे फील्ड एक पॉइंट पे डिफाइंड होता है, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक पॉइंट पे डिफाइंड होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और सोर्स एट अ पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट स्लोली। मतलब अभी जो आपने वर्क डन डिफाइन किया है वही है, सेम टू सेम, उसी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोल देंगे पी पर। किस सूरत में? अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो, यानी अगर आपका जो डिस्प्लेस्ड चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है 1 कूलम तक, यानी वर्क डन जो आपने निकाला उसको पर यूनिट चार्ज ले लीजिए, जिस चार्ज को लाया गया है उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो डेरिवेशन हमने नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि वर्क डन का डेरिवेशन हम यहाँ तक कर चुके थे। उसके बाद क्या लिखना है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है खाली। और इसमें भी ये भी स्केलर क्वांटिटी है और इसमें भी साइन डालना है। इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम। आगे बात समझ में? तो वर्क डन तक का डेरिवेशन सेम टू सेम करेंगे, खाली वर्क डन पर यूनिट चार्ज को कह देंगे पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट तक लेके आए हैं। फिर से सुनिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये उस पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है। तो इसको जब Q से डिवाइड करेंगे तो जिस चार्ज को लेके आए हैं वो कट जाएगा, यानी इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। जैसे फील्ड इंडिपेंडेंट होता था, केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता था, उसी तरह ये भी केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? टेस्ट चार्ज, या जिस चार्ज को आप लेके आए हैं उस चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उसका ग्राफ बना के दिखाया गया है। नेगेटिव चार्ज के लिए अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऑब्वियसली ऐसे ग्राफ बनेगा, उल्टा बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ऐसा बनाया है। क्यू को साइन के साथ लिखना है, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होगा। आ रही है बात समझ में? तो शॉर्ट में यही है, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट। ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा आपको। आ रही है बात समझ में? खाली वर्क डन लिखने से काम नहीं चलेगा। खाली वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी को दिखलाता है। तो यहाँ तक का डेरिवेशन हम पहले कर चुके थे, खाली इसको पर यूनिट चार्ज से डिवाइड करने बता दिया। आ गई बात समझ में? फिर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल आप निकाल चुके हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बट इसमें दोनों पॉइंट में एक पॉइंट इन्फिनिटी नहीं लेना है, आपको दोनों फाइनाइट पॉइंट लेने हैं। तो दोनों फाइनाइट पॉइंट के बीच में जो आप मूव करवाते थे उसको आप क्या लिखते थे? उसको आप वर्क डन लिखते थे। ये देखिए, इन दोनों पॉइंट को डिस्प्लेस करने के बीच में वर्क डन का ये फॉर्मूला था। ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स जो मूव करने में जो वर्क डन होगा, बिटवीन टू पॉइंट्स मूव करने में जो वर्क डन होगा उसको पर यूनिट चार्ज लेंगे तो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और इन्फिनिटी से P तक लाने में जो वर्क डन होगा उसको पर यूनिट चार्ज डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही करना है। अगर A से B ले जा रहे हैं और उस वर्क डन को पर यूनिट चार्ज ले रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और अगर इन्फिनिटी से P तक ला रहे हैं उस वर्क डन को पर यूनिट चार्ज करेंगे तो क्या आएगा? पोटेंशियल आएगा। ठीक है।